जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, जिसका नाम है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबको पता होगा कि इस सिस्टम द्वारा क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं जवानों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपन पढ़ रहे हैं जनन तंत्र के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब यूं कहूं कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए काफी टाइम लग जाता है, बहुत बड़ा सिस्टम है और मैं यूं कहूंगा विस्तृत जानकारी होती है इसके बारे में। लेकिन अपने सिलेबस में अपने को कितना पढ़ना है, अपने लिए कितनी चीजें नॉलेज की है, अपने एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से मैंने इसको बहुत ही कम, मैं यूं कहूंगा टाइम में बाइंड अप करने की कोशिश करी है। तो मेनली मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके आपको एक बार हल्का सा बता दूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र क्या होता है। तो भैया मैंने जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया, जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का जाना वंशागति कहलाता है। इसके लिए वाहक का कार्य गुणसूत्र करता है, क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं, जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है, जीन के पास लक्षणों से संबंधित सूचनाएं होती है। तो वो तो भैया थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे अपन, यहाँ पता तो होना चाहिए ना कम से कम कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी कैसे। तो इसके लिए पढ़ा जाता है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भैया एक एज के बाद कहा जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद, मैं मनुष्य की बात करूं, किशोरावस्था या किशोरावस्था के बाद नर और मादा जनन करने के योग्य हो जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी हो जाती है कि वो जनन करने के योग्य हैं। तो उस एज के अंदर नर तथा मादा द्वारा संभोग की क्रिया की जाती है, मैथुन क्रिया की जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। इस जनन की क्रिया द्वारा वो अपनी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बना सकते हैं, पैतृक अपनी संतति पैदा कर सकते हैं। बात आएगी समझ में? मैं यूं कहूंगा पैतृकों द्वारा, पेरेंट्स द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए जनन तंत्र काम आते हैं। मेनली आपको क्या पढ़ना है भैया कि जनन के लिए क्या काम आता है? जनन तंत्र काम आता है। दो टाइप के जनन तंत्र होते हैं, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक होता है मादा जनन तंत्र, एक होता है नर जनन तंत्र। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र, अभी अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले जरूरी बातें क्या ध्यान रखनी है? तो भैया ऐसा कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूंगा, प्राथमिक जनन अंग की बात करूंगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग होता है भैया अंडाशय। क्या होता है जवानों? अंडाशय। आपके सवाल पूछ लिया अगर कि मादा में प्राथमिक जननांग होता है, ऑप्शन दे दिया फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, क्लाइटोरिस, अंडाशय। योर आंसर विल बी ओवरी। आपको उत्तर होना चाहिए अंडाशय। यानी मादा में प्राथमिक जननांग के रूप में क्या कार्य करता है? अंडाशय कार्य करता है। बात समझ में आई क्या? पहली बात। दूसरी बात, अंडाशय की संख्या, अरे कितनी होती है ये? तो ये कहता है एक जोड़ी होती है। कितनी होती है जवानों? एक जोड़ी, यानी संख्या में कितनी होगी? दो, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। बात आ रही है समझ में? सॉरी। नेक्स्ट बात आती है प्रथम लैंगिक अंग है, जिनमें प्राथमिक लैंगिक अंग है, जिनमें अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भैया, बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। कौन सी प्रोसेस होगी? oogenesis। क्या फॉर्म्ड होंगे आपके? एग्स फॉर्म्ड होंगे, अंडाणु बनेंगे, अरे एग सेल्स बनेगी। बात आ रही है कि समझ में? ऐसा कहते हैं अंडाशय प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जिनके अंदर अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। मैं बोल दूं आपको सवाल पूछे कि किस क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, तो पता होना चाहिए अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। आपको पूछ ले अंडाणुओं का निर्माण कहां होता है, ऑप्शन दे दिया अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, क्लाइटोरिस। आपका आंसर होना चाहिए वो अंडाशय के अंदर बनेंगे। बात आई है समझ में?
कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है। संख्या में कितनी हुई? मतलब 2 हुई। कौन सी क्रिया होगी? अंडजनन की क्रिया। क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। एक साइज का सवाल कभी-कभी पूछ लिया जाता है, नहीं दिया है तो आप थोड़ा हल्का सा दिमाग में रखना। साइज क्या होता है? 3.5 गुना 2.5 गुना 1.5 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप है भैया। क्या है इसका? अंडाशय का नॉर्मली एवरेज परिमाप है जो बुक्स में अपने को दिया होता है। नेक्स्ट बात आती है द्वितीयक जननांग। अपन पढ़ चुके हैं प्राथमिक जननांग, ज्यादा आपको डीप लेवल में नहीं जाना है। इनके कलर क्या होते हैं, कैसे बनता है, oogenesis की क्रिया क्या है, कौन से हार्मोन काम आएंगे, नहीं पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ने के बाद कोलिन ग्लैंड्स भी आएगी, कई सारी चीजें होती है, लेकिन वो चीजें अपने को डिस्कशन नहीं करनी है। अपने सिलेबस में जितना है वो मैं आपको करा दूंगा। बात आ रही है समझ में? तो अब यहाँ ये बोल रहा है द्वितीयक जननांग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं जवानों? अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और सदाबहार सवाल पूछा जाता है कि मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मादा में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ये आपके सामने लिखा हुआ रहा कि द्वितीयक लिंग है, द्वितीयक जननांग की बात कर रहा हूं तो फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। यहाँ लिखा हुआ इस भाग में अंडाणु व शुक्राणु का मिलन होता है। अरे भैया, एक ऐसी जगह, एक ऐसा पैलेस जहां अंडाणु और शुक्राणु आएंगे और साथ में फ्यूज हो जाएंगे, साथ में जुड़ जाएंगे। अरे एक ऐसी साइट, एक ऐसी जगह जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होगा, वहीं पर निषेचन की क्रिया होगी, वहीं से जाइगोट बनेगा। मैं आपको बता दूं, जिस जगह पे अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं, उनके दोनों के संगम से, उनके दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है, जीव की प्रथम अवस्था स्टार्ट होती है। वहीं से संपन्न होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से टर्निंग पॉइंट होता है कि युग्मनज बन गया है, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण से बच्चा बनेगा। वापस बता दूं, एक तरफ है मादा जनन तंत्र, एक तरफ है नर जनन तंत्र। मादा अंडाशय से अंडा भेजेगी, नर जनन तंत्र पेनिस की सहायता से शुक्राणु इजैक्यूलेट करेगा, किसमें? फीमेल वेजाइना में। मैं ढंग से समझा रहा हूं भैया आसान शब्दों में कि नर जो है वो पेनिस से, लिंग की सहायता से फीमेल वेजाइना में स्पर्म्स ट्रांसप्लांट करेगा, स्पर्म्स इजैक्यूलेट करेगा। वो स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में जाकर एक से मिलेंगे, अंडाणुओं से मिलेंगे। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेंगे तो इनके मिलने को बोलते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से ही क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। यही जीव की प्रथम अवस्था होती है, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ होता है। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ क्या है? जाइगोट का फॉर्मेशन होना। इस जाइगोट के बाद में बनेगा एम्ब्रियो, इसके बाद में बनेगा भ्रूण, भ्रूण से बनेगा बच्चा। और इस जो पूरी अवधि जो होती है, इसमें जितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं गर्भ अवधि। साथ में बोलते हैं गर्भावधि, इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अपन बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो मनुष्य के लिए गर्भावधि होती है 9 महीने की, 9 मंथ्स की होती है। बात आ रही है समझ में? कितने महीने की होगी? 9 महीने की होगी। बात आ गई। नेक्स्ट आप कहता है फैलोपियन ट्यूब, तो मैंने जो बात लिखी थी वो लिख दी। इस भाग में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, अर्थात इस नलिका में निषेचन संपन्न होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? गर्भाशय या बच्चेदानी। अरे गर्भाशय का मतलब क्या होता है भैया? गर्भाशय मतलब इसमें भ्रूण मादा से प्लेसेंटा, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अपरा, प्लेसेंटा या अपरा की सहायता से या मदद से जुड़ा होता है। ढंग से समझना कि ये अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है। आप सबने सुना होगा, या मैं यूं कहूंगा एनिमेटेड फॉर्म में बुक्स के अंदर या किसी डिजिटल कंटेंट के अंदर या कभी टीवी के अंदर कहीं ना कहीं आपने यूं कहूंगा बच्चे को देखा होगा, जो आपको हल्का सा इस तरह से नजर आता है कि एक बच्चा होता है जो फीमेल से किसी ट्यूब की सहायता से जुड़ा होता है। इस नलिका को बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा, इस वाले भाग को बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा। तो सवाल बनता है कि भ्रूण का माता शरीर से जुड़ना संभव हो पाता है इसकी सहायता से? ऑप्शन दे देगा, आपको आंसर देना है अपरा, आपको उत्तर देना है प्लेसेंटा। फिर एक बात आती है, प्लेसेंटा से भ्रूण मातृ शरीर से पोषण प्राप्त करता है। भैया प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है जिसकी सहायता से भ्रूण माता शरीर
शरीर से जुड़ा हुआ होता है और अपना पोषण प्राप्त करता रहता है, और इसी स्ट्रक्चर से वो मैं यूं कहूंगा उत्सर्जित पदार्थ वापस भेजता है। दैट मींस आई कैन से कि प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है, अपरा एक ऐसी संरचना है जिसकी सहायता से भ्रूण पोषण भी प्राप्त करेगा, उत्सर्जित पदार्थ वापस भी भेजेगा, यानी अपना तालमेल बिठाए रखेगा किसके साथ? मातृ शरीर के साथ। किसके साथ? मादा शरीर के साथ। बात आ गई क्या समझ में? नेक्स्ट बात आती है गर्भाशय में भ्रूण अंतररोपण के पश्चात। अरे गर्भाशय के अंदर कहा जाता है कि एक ये गर्भाशय है, इसके ये भ्रूण आकर के अंतररोपित होगा, इंटरलॉक होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इसको बोलते हैं अंतररोपण। गर्भाशय की परत के साथ में जुड़ना भ्रूण का क्या कहलाता है? अंतररोपण। तो ये बोलता है गर्भाशय में भ्रूण अंतररोपण के पश्चात संपूर्ण गर्भवती में परिवर्तन चलता रहता है। पूरे गेस्टेशन पीरियड में डेवलपमेंट का जो काम होगा, उस भ्रूण के अंदर जनन तंत्रों का विकास होना, उस भ्रूण के अंदर हृदय का विकास होना, उसमें लिम्फ्स का विकास होना, हाथ पैरों का, मस्तिष्क का, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ साथ वो जैसे जैसे मैं यूं कहूंगा कि वो बढ़ता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, विकास होता जाएगा, वो कहां होगा? गर्भाशय के अंदर होगा। नेक्स्ट बात आती है गर्भावधि, तो मनुष्य में 9 महीने की होती है भैया। नेक्स्ट बात लिखी हुई है क्लाइटोरिस। एक वर्ड आता है, अपन मादा जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो एक सवाल बनता है, उस सवाल की फॉर्म में ही मैंने ये इंफॉर्मेशन लिखी है। एक शब्द आता है क्लाइटोरिस। तो मैं यूं कहूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर बाहर एक संरचना दिखती है, एक त्वचा से बनी हुई गुंडीनुमा संरचना दिखती है, उभारनुमा संरचना दिखती है। आपके लिखा हुआ यहाँ, यह एक त्वचा से बनी गुंडीनुमा संरचना होती है, उभारनुमा संरचना होती है। उस संरचना को बोलते हैं कि एक अत्यधिक संवेदी संरचना है। कैसी संरचना है? हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो नर के ग्लांस पेनिस के समजात होती है, या यूं कहूंगा ग्लांस को हटा दो, पेनिस समझ लो, अरे नर के लिंग के पेनिस के समजात होती है। क्या? क्लाइटोरिस। नेक्स्ट आता है आपके प्रसव, इंग्लिश में बोलते हैं पार्चुरेशन। प्रसव का मतलब होता है इस क्रिया द्वारा माता बच्चे को जन्म देती है। अरे प्रसव एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा माता बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट देखते हैं इसे रिगार्डिंग नेक्स्ट अपन बात करेंगे मादा जनन तंत्र से रिलेटेड। तो मैं यूं कहूंगा कि प्रसव क्रिया जब होती है, पार्चुरेशन की जो प्रोसेस होती है, आप बोलोगे सर प्रसव क्या? तो याद करो मैंने अभी अभी बताया था प्रसव क्रिया, पार्चुरेशन का मतलब माता द्वारा बच्चे को जन्म देना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। तो मैं यूं बोलूंगा प्रसव क्रिया 2 हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होती है। अरे भैया 2 हार्मोन होते हैं जो इस क्रिया को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आप बोलोगे सर वो दोनों हार्मोन कौन से हैं? तो देखना, पहला आता है रिलैक्सिन। क्या नाम है इसका? रिलैक्सिन। अरे पहला जो हार्मोन आता है उसका नाम है रिलैक्सिन। मैं बोलूंगा ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है। अरे किससे निकलता है ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन का नाम क्या है? रिलैक्सिन। क्या बोलता है? ये श्रोणी मेखला गर्भाशय में योनि द्वार भाग को चौड़ा करता है। अरे जिस टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ, शिशु के जन्म के समय आपके मैं यूं कहूंगा उस मादा के श्रोणी मेखला गर्भाशय व योनि द्वार को थोड़ा सा चौड़ा कर देना, जिससे उस बच्चे को मैं यूं कहूंगा बर्थ करने में, जन्म लेने में आसानी हो। कौन सा हार्मोन काम करेगा? रिलैक्सिन। कहां से निकलेगा? प्लेसेंटा से। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन कौन सा था जवानों? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के लिए बोला जाता है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अरे कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। वहां अपन अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में कि पीयूष ग्रंथि की साइज क्या होती है, पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है, कौन-कौन से हार्मोनों का स्रावण करती है। तो ऑक्सीटोसिन के लिए ये पीयूष ग्रंथि से पश्च भाग से स्रावित होता है, ये प्रसव पीड़ा करता है। अरे भैया जब सबसे पहले उस फीमेल के अंदर प्रसव पीड़ा होती है तब पता चलता है कि बच्चा होने वाला है, तो कौन सा हार्मोन इंडिकेट करता है, कौन सा हार्मोन से पीड़ा होगी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट ये दुग्ध श्रवण भी करवाता है। अरे माता की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को स्रावित करवाता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
नेक्स्ट एक स्पेशल पॉइंट है भैया, याद रख लेना, पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलता है? प्रसव क्रिया के पश्चात माता की स्तन ग्रंथियों से जो पहली बार दूध निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं जवानों? कोलेस्ट्रम कहते हैं। हिंदी में इसको खीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खीस। पीले रंग का होगा, कैसा होता है ये? पीले रंग का, और IgA एंटीबॉडी होती है। मैंने 3-4 यहाँ पे राउंड करे हैं, इन राउंड को याद रख लेना कि प्रसव क्रिया के दौरान, प्रसव क्रिया के पश्चात माता की स्तन ग्रंथियों से जो सबसे पहले दूध का निर्माण होता है, दूध का श्रावण होता है, वो पीले कलर का दूध होता है भैया। जनरली दूध का कलर व्हाइट होता है, श्वेत होता है, लेकिन प्रसव के पश्चात जो सबसे पहले दूध निकलता है वो पीले कलर का होता है, जिसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है और उसका नाम कोलेस्ट्रम या खीस होता है। यह बच्चे के, मैं यूं कहूंगा, मस्तिष्क के विकास के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी होता है। इसलिए कहते हैं कि माता की स्तन ग्रंथियों से जो सबसे पहली बार दूध निकलता है वो स्तनपान कराना जरूरी होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात आती है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट में MC बोलते हैं। मासिक चक्र, रज चक्र या ऋतुस्राव, ये सारे नाम भैया एक ही चीज के हैं। मैं बोल सकता हूं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC, मासिक चक्र, रज चक्र, ऋतुस्राव। तो इसके लिए क्या बोला जाता है? ये स्तनी मनुष्य मादा व बंदर में संपन्न होता है। पहली बात तो ये याद रखना है, प्राइमेट के अंदर होता है, स्तनी मादा के अंदर और बंदर के अंदर संपन्न होता है। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की पुनरावृत्ति, अरे ये हर एक महीने होता है भैया, हर 28 दिन से इसकी पुनरावृत्ति होती है, पीरियोडिसिटी होती है। नेक्स्ट, मादा में 13 से 14 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है। अरे फीमेल्स में, गर्ल्स में, लड़कियों में 13 से 14 वर्ष की उम्र में प्रथम बार आता है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव, जिसका हिंदी में नाम होता है रजोदर्शन। अरे 13 से 14 की उम्र में जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं रजोदर्शन, और 45 से 50 की उम्र में जो फाइनल बार आता है, लास्ट बार, उसको बोलते हैं रजो निवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? रजो निवृत्ति। याद रखना, रजोदर्शन तो पहली बार वाला, रजो निवृत्ति या मेनोपॉज लास्ट वाला। ये बातें हुई आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग, नर जनन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप सबको पता है जिस तरह से अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें करी थी, मादा जनन तंत्र की बातें करी थी, सेम उसी प्रकार की नर जनन तंत्र से संबंधित, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यूं कि मैं यूं बोलूंगा, नर जनन तंत्र की मैं बात करूंगा तो सुनते जाना भैया और साथ में नोट करते चलना। जिस प्रकार मैंने कहा मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग होते हैं, सेम उसी प्रकार नर जनन तंत्र में भी प्राथमिक जननांग होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है नर जनन तंत्र, सामने मैंने लिखा है तीर चला करके प्राथमिक जननांग, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राथमिक जननांग होता है तो नर में प्राथमिक जननांग वर्षण होते हैं। याद रख लेना भैया, इनको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। अरे जिस प्रकार मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर अंडाशय, ओवरी थी, वैसे ही नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग के रूप में वर्षण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है संख्या। वहां पे भी मैंने कहा था संख्या एक जोड़ी है, यहाँ भी बोलूंगा संख्या एक जोड़ी है। अरे टेस्टिस की संख्या भी कितनी होती है जवानों? एक जोड़ी होती है। किसमें? नर में। नेक्स्ट बात आती है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग है जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हिंदी में? शुक्र जनन। मैंने वहां लिखा था किसमें? मादा जनन तंत्र में मैंने लिखा था ये प्राथमिक जननांग है जिनमें oogenesis यानी अंड जनन की क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। वैसे मैंने यहाँ लिखा ये प्राथमिक लैंगिक अंग है जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे नर जनन तंत्र में स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात आती है नोट। एक स्पेशल नोट समझ सकते हो आप इसको।
नोट में क्या लिखा हुआ है, वृषण का तापमान शरीर ताप से 2.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा ले, मेमोरी टिप्स बना ले, पूछा हुआ सवाल है। क्या बोलता है, वृषण का तापमान शरीर ताप से 2.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, अतः ये उदर गुहा से बाहर लटके होते हैं। अरे जो आपके वृषण होते हैं ये मनुष्य के नर शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं, अंदर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इन वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की क्रिया नहीं हो पाती है। उस क्रिया को संपन्न होने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये उदर गुहा से बाहर लटके हुए होते हैं। और उदर गुहा से बाहर जब ये लटके हुए होंगे तो इनको टेम्परेचर कम मिलेगा। कितना? 2.5 से 3.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम मिलेगा। उस कम टेम्परेचर पर इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु निर्माण की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, स्टार लगा ले, याद रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट बात आती है वृषण कोश में स्थित होते हैं। अरे जो बाहर लटकी हुई संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना होती है, उसको बोलते हैं वृषण कोश। वृषण कोश में क्या पाए जाते हैं? वृषण पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेमिनिफेरस नलिका। वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुक्रजनक नलिका जो होती है, इसका हिंदी नाम क्या है? शुक्रजनक नलिका। हिंदी नाम है इसका शुक्रजनन नलिका। अरे इसका हिंदी नाम क्या है? शुक्रजनक या शुक्रजनन नलिका। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या नलिका वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरी बात, सेमिनिफेरस नलिकाएं ही शुक्रजनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर आता है इन नलिकाओं में सर्टोली कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका होती है जवानों? सर्टोली कोशिकाएं होती है जो शुक्राणुओं को पोषण देती है। सवाल पूछा जाता है कि शुक्राणुओं को पोषण कहां से मिलता है, तो आपको बताना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कोशिकाएं होती है जिनका नाम है सर्टोली सेल्स, वो उनको पोषण का काम देगी। नेक्स्ट, वृषण में लेडिंग सेल्स होती है। अरे वृषण में एक प्रकार की और कोशिकाएं होती है जिनका नाम है लेडिंग कोशिकाएं या नर्स टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल बोलते हैं, जो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो इंपॉर्टेंट बात है, दो सवाल बन रहे हैं साथ में। एक सवाल तो बनता है कि कौन सी कोशिकाओं द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो आप बोलोगे लेडिंग सेल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जवानों? आप बोलोगे लेडिंग सेल्स के द्वारा होता है। दूसरा सवाल बनता है नर हार्मोन का नाम लिखो। नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, याद रख लेना। आगे मैंने एक बात लिखी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही नर के गौण लैंगिक लक्षणों, अरे जो नर में किशोरावस्था में लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जननांगों पर बालों का विकास होना, ये सारी चीजें कब होती है? जब नर में, मैं यूं कहूंगा, जब नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट अपने कुछ छोटी सी और बातें हैं इस जनन तंत्र से रिलेटेड, तो उनको भी देखना। नेक्स्ट अब हम नर जनन तंत्र से रिलेटेड कुछ और बातें देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अधिवृषण, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो अधिवृषण का मतलब क्या होता है भैया? ये बोलता है ये वृषण के ठीक ऊपर पाई जाने वाली नलिकाकार संरचना है। कुल मिलाकर के अधिवृषण कैसा है? नलिकाकार संरचना है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का परिपक्वन करना है। अरे शुक्राणुओं का परिपक्वन या मैच्योरेशन का काम किसका होता है भैया? अधिवृषण का होता है। अगर आपको पूछे शुक्राणुओं का परिपक्वन मैच्योरेशन काम होता है तो अधिवृषण में होता है। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात आती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी के लिए ये शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। नाम से ही पता चल रहा है वाहिनी। वाहिनी मतलब पहुंचाने वाली, लेकर जाने वाली। तो ये क्या बोलता है? ये शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाती है। नेक्स्ट आता है शुक्राशय। शुक्राशय या मैं यूं कहूं सेमाइनल वेसिकल के बारे में, इसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं। आपको पूछ ले कि स्पर्म्स स्टोर कहां होते हैं, शुक्राणु संग्रहित कहां होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित होते हैं। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात, शुक्राशय में ही वीर्य यानी कि सीमन। अगर मैं वीर्य की बात करूंगा तो आपका जो मैं यूं कहूंगा मेल के शुक्राणुओं से संबंधित कोई ऐसा फ्लूइड जिसकी सहायता से वो जनन की क्रिया करता है और अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो वो वीर्य से संपन्न होती है। वीर्य के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, सीमेन के अंदर ही स्पर्म्स पाए जाते हैं। तो मैं यूं कहूंगा शुक्राणुओं में वीर्य का जो निर्माण करता है अधिकांश वो कौन करता है? शुक्राशय करता है।
अरे वीर्य का सीमेन का 70% तक भाग बनाने वाला संरचना कौन सी है? शुक्राशय है, सेमाइनल वेसिकल है। ऐसा कहते हैं इसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं, शुक्राशय में ही वीर्य या सीमेन का अधिकांश भाग, मैंने लिखा है 65 से 70%, 70% तक भाग कौन बनाता है? शुक्राशय। नेक्स्ट बात आती है प्रोस्टेट ग्रंथि। आपने नाम सुना होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो यहाँ बोलते हैं इसमें वीर्य का शेष भाग कितना? 30%। अरे 70% वीर्य किसने बना दिया? शुक्राशय ने बना दिया। तो जो बचा कुचा भाग है, चिपचिपा पदार्थ, व्हाइट कलर का पदार्थ, वो कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्रंथि बनाएगी 30%। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट बात काउपर ग्रंथि। एक और ग्रंथि आती है भैया नर जनन तंत्र के अंदर। इस ग्रंथि का क्या कार्य है? तो बोलते हैं ये ग्रंथि पेनिस को, शिशन को चिकनापन देती है, स्नेहक प्रदान करती है। यानी कि मैथुन के समय, कोपुलेशन के समय उस पेनिस को वेजाइना में एंटर होने के लिए, वेजाइना में मैं यूं कहूंगा रगड़ से बचाने के लिए एक चिकनापन प्रदान करती है, स्नेहक का काम करती है। कौन? काउपर ग्रंथि। बात आगे समझ में। नेक्स्ट बात आती है शिशन या पेनिस की। तो मैं यूं कहूंगा पेनिस के लिए कि ये बाह्य जननांग है। दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल। नर का बाह्य जननांग होता है शिशन। बात आगे समझ में। बेलनाकार संरचना होती है। कैसा होता है ये? बेलनाकार संरचना होती है। क्या? पेनिस। फिर क्या बोलता है? ये नर का मैथुनी अंग है। ये क्या है? मैथुनी अंग है। यानी मैथुन करने के लिए, कोपुलेशन के लिए, संभोग क्रिया के लिए काम आने वाला अंग कौन सा है? शिशन है, पेनिस है। बात आई है समझ में। नेक्स्ट, ये मादा के क्लाइटोरिस के समजात होता है। मैंने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था क्लाइटोरिस एक कुंडीनुमा संरचना होती है जो मादा में अत्यधिक संवेदन का काम करती है, हाईली सेंसिटिव पार्ट है। तो इसके समजात क्या है? होमोलोगस क्या है? नर का शिशन। फिर आता है वीर्य में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। एक शर्करा का कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सी शर्करा होती है उसमें, तो फ्रुक्टोज शर्करा होती है। नेक्स्ट आता है मादा में, इंपॉर्टेंट बात है भैया। नेक्स्ट आता है मादा में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जबकि नर में नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते हैं। व्हाट इज नसबंदी? आप बोलोगे नसबंदी का क्या मतलब हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा नसबंदी मतलब बच्चे पैदा नहीं होना, यानी कि यूं कहूंगा कि कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधन। अगर किसी मेल या फीमेल में परमानेंटली स्थायी रूप से गर्भ निरोधन चाहते हैं तो इसमें एक नलिका को बंद किया जाता है जिससे आगे जनन की क्रिया नहीं होती, यानी कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं नसबंदी। तो अगर मादा में नसबंदी होगी तो उसको तो बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, और नर में नसबंदी होगी तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, मेल में वेसेक्टोमी। ये हुआ आपका जनन तंत्र से संबंधित पूरा चैप्टर खत्म। इसको अच्छे से पढ़ लें, चीजें समझें, याद करने की चीजें याद करें। मिलेंगे अगली क्लास में नई उम्मीद, नए जोश, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।